जय भारत विजय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने 8 रूल्स देख लिए थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 9। इधर देखिए, कहीं पर भी आपको फ्रेज लिखे मिले ये ईच ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, एनी ऑफ देम, तो इन सभी फ्रेजेस के बाद हम सिंगुलर प्रोनाउन हिज और हर का यूज करेंगे। तो हम सिंगुलर प्रोनाउन हिज या हर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर वर्ब भी आएगी, अगर हम बात वर्ब की करें तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़ती हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, ठीक है। तो देखिए इधर, वन ऑफ देम, ये फ्रेज यूज हुआ, वन ऑफ देम ऊपर लिखा हुआ है, इधर है। तो वन ऑफ देम हैज कंप्लीटेड हिज इरेंट, ठीक है। इरेंट जो वर्ड लिखा है मैंने, इधर देखिए, ये सिनोनिम्स में पूछा जा चुका है, बैंक में भी और एसएससी में भी, ठीक है। इसका मतलब होता है टास्क। जब ये बैंक में पूछा गया था तो इरेंट का अर्थ था असाइनमेंट। आ रही बात समझ में? अगर ये दोबारा पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स में तो याद रखिएगा कि इरेंट का अर्थ होता है टास्क, ठीक है। तो उनमें से एक ने अपना जो टास्क है, यानी सौंपा हुआ जो कार्य है, वो कंप्लीट कर लिया है। तो इधर देखिए, हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब भी वन के अकॉर्डिंग लगी, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोनाउन का भी यूज होगा। तो इसलिए वन जो है वो कैसा है, वन कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है कि नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमने प्रोनाउन भी कैसी यूज करी, प्रोनाउन भी कैसी यूज करी, सिंगुलर करी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 10। एक्वेट, एक्वेट का मतलब है दोष मुक्त करना। एवेल, अडॉप्ट, एक्वेट, एवेल, अडॉप्ट, एग्जर्ट। एग्जर्ट का मतलब है प्रयत्न करना। ठीक है, एक्वेट, एवेल, अडॉप्ट, एग्जर्ट, पुट, रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब है समाधान करना। रिकंसाइल, प्राइड, हाइड, इंट्रोड्यूस, एवेंज, रिवेंज। ठीक है, इन सभी वर्ब्स के बाद आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स वी यूज
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सभी वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? जहां पर भी आपको ये वर्ब्स मिले उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, यहां पर दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, एक एवेंज और एक रिवेंज। एक एवेंज और एक रिवेंज। ठीक है, इधर देखिए, एवेंज का मतलब होता है कि मान के चलिए किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया और मैं बदला लेना चाहता हूं, लेकिन मैं बदला लेने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो मैंने अपने बदले को लेने के लिए किसी और को खड़ा किया और उसने मेरा बदला लिया, तो डेट्स कॉल्ड एवेंज। और यही कारण है इसी वर्ब से मूवी का नाम बना है एवेंजर। वर्ब में ER जोड़ देते हैं तो वो नाउन का काम करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? वर्ब में जब ER जोड़ देते हैं तो नाउन का काम करता है। तो मूवी थी एवेंजर्स, तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन पीपल अपना बदला लेने के लिए सक्षम नहीं थे, तो वो क्या करते हैं, एवेंजर्स को यूनाइट करते हैं। तो जब हम अपना बदला लेना चाहते हैं लेकिन किसी और को खड़ा करके, तब हम यूज़ करते हैं वर्ब एवेंज। और रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध की ज्वाला, यानी मेरे साथ किसी ने गलत किया, मैंने हथियार उठाए और मैंने उसके साथ भी गलत कर दिया, तो डेट्स कॉल्ड रिवेंज। डेट्स कॉल्ड रिवेंज। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He went for a picnic. He went for a picnic and enjoyed himself. And enjoyed himself. ठीक है, हमने क्या बोला कि ऊपर जो वर्ब्स दे रखी हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, तो हमने enjoy वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself का यूज किया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I availed myself of it in कैंडिडा। मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, ये नॉवेल था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें इसका प्रयोग हुआ था। तो कैंडिडा जगह पर कोई वस्तु है, उसका मैंने खुद से उपयोग किया। तो देखिए एवेल वर्ब आ रही है, तो उसके बाद हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया कि नहीं किया? तो ऊपर जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसी में अब नोट्स देखते हैं कुछ। अभी हमने कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे थे। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, कुछ वर्ब्स लिखी थी, उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे थे। तो सवाल ये है कि हम वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन वर्ब्स के बाद क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वर्ब्स लिखी थी हमने पीछे, इधर देखिए, ये जो वर्ब्स लिखी थी हमने पीछे, इसमें एब्सेंट और प्रेजेंट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लें, अगर ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लें तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब इधर देखिए, अब मैंने लिखा ही एडॉप्टेड अ चाइल्ड। ठीक है, इधर देखिए, मैंने लिखा ही एडॉप्टेड अ चाइल्ड, तो एडॉप्ट वर्ब आ रही है, एडॉप्ट वर्ब आ रही है। ठीक है, देखिए इधर एडॉप्ट वर्ब लगी है, लिखी हुई है ना। अब देखिए, इस एडॉप्ट वर्ब के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, भाई ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एडॉप्ट वर्ब के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो जब मैंने यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया तो देयर इज नो नीड टू राइट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी वो वर्ब्स अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को ले लें, ठीक है, तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऊपर वर्ब्स लिखी हुई हैं,
अगर यही वर्ब जो ऊपर लिखी हुई है एडजेक्टिव की तरह यूज हो, कैसे यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इधर देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं आप लिखती है आई एम एब्सेंट टुडे, आप ऐसे लिखते हैं आई एम एब्सेंट टुडे, तो एब्सेंट और प्रेजेंट वर्ब भी थी वहां पर, थी, तो यहां पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया, यहां पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया, यूज नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है वो अब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। ठीक है, अब जैसे इधर देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस चाइल्ड इज अडॉप्टेड, तो यहां अडॉप्टेड क्या है? एडजेक्टिव है। यहां अडॉप्टेड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर यकीन नहीं हो तो आप ऐसे भी लिखकर देख सकते हैं। कैसे? अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, नहीं कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो ये सब क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है, ध्यान दीजिए दोबारा से, अगर वर्ब के बाद यही जो आपकी वर्ब्स लिखी हैं, ठीक है, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट लग रहा है तो अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर यही वर्ब्स एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही हैं, किसकी तरह यूज हो रही हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही हैं, तब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, तब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 11, यूजेस ऑफ इट। जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो मैंने इट के बारे में बता दिया था। तो मैंने कहा था कि थिंग्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, थिंग्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब रिप्लेस होती हैं प्रोनाउन इट से। जितने भी नाउन आएंगे थिंग्स में वो सब रिप्लेस होंगे प्रोनाउन इट से। ठीक है, और जो भी थिंग्स में आ रहे हैं वो इट से रिप्लेस होंगे। और थिंग्स में मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी, तो लेकिन फिर भी मैं कुछ लिस्ट में यहां पर भी शो कर देता हूं। तो पहला, फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी इट का यूज होगा, एनिमल्स के लिए भी इट का यूज होगा। तो जैसे शी हैज अ डॉग, एंड इट इज वेरी फेथफुल, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हमने डॉग के लिए डॉग को किससे रिप्लेस किया? इट से रिप्लेस किया। ठीक है, अभी इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जब बचपन में ऐसे लिखे थे काउ के, हॉर्स के, तो आपने वहां पे शी और ही का यूज किया होगा, लेकिन मैंने तो बताया कि यहां पर इट का यूज होगा, है ना, और मैंने इट का यूज किया भी है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको भी हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे शी हैज अ बुक, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो बुक के लिए किसका यूज किया हमने? बुक को किससे रिप्लेस किया? प्रोनाउन इट से रिप्लेस किया। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज करेंगे। तीसरा, डे एंड टाइम के लिए, ठीक है, जैसे इट इज अ रेनी डे,
इट इज 7 o'clock। ठीक है, हम यहां पर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट। इट इज यूज्ड, यानी इट जो है, इट इज यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम ये लिखते हैं इट इज रेनिंग, इट इज थंडरिंग, तो वहां पर इट का तो कोई काम नहीं है। रेनिंग मतलब बरसात हो रही है, थंडरिंग मतलब गड़गड़ाहट हो रही है, तो इट इज रेनिंग, तो यहां पर क्या है, एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, चौथा, व्हेन सेक्स इज नॉट डिफाइंड, व्हेन सेक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कभी आपके रिलेशन में किसी के यहाँ बेबी हुआ और आप मिलने गए, तो कई बार आपको पूछना पड़ जाता है लड़का है कि लड़की है। आ रही बात समझ में? तो अब भाई बड़े हो जाते हैं तो बालों से, आवाज़ से, कपड़ों से पहचान में आ जाता है, लेकिन बच्चों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में भी हम इट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में भी हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे आई सॉ अ बेबी, I saw a baby and it was playing with toys. It was playing and it was playing। ठीक है, मैंने एक बच्चा देखा और वो खिलौनों से खेल रहा था, तो हमने बेबी के लिए इट का यूज किया। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें उसका जेंडर नहीं पता चल रहा था। अब यही जो फोर्थ पॉइंट है, सेम वर्क कर रहा है वन के लिए, सेम वर्क कर रहा है वन के लिए। अब देखिए, समझते हैं। आपने सामने हाथी को देखा, तो जरूरी थोड़ी नहीं वो हाथी हो, हथनी भी हो सकती है। अब वो किसी भी जेंडर के हो, हम क्या बोलेंगे, वो हाथी है। सेम, हमने सामने लोमड़ी को देखा, तो हमने ये कैसे डिफाइन कर लिया, वो लोमड़ी ही है। मेल फॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, हम कहते हैं बिल्ली दूध पी गई, क्या गारंटी है कि बिल्ली ही दूध पी गई? बिलाव भी हो सकता है। तो हमें वहां पर भी जेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इधर देख रहे हो ना, एनिमल्स में भी जेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यही फोर्थ वाला जो नियम है वो यहां पर भी लग रहा है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब आपने बचपन में काऊ और हॉर्स का ऐसे लिखा, तो आपको पता था काऊ फेमिनिन है, तो आपने शी का यूज कर लिया। अगर ऐसा जानवर जिसका आपको जेंडर पता चल रहा है, तो आप ही और शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सिंपल यही है कि आप इट का यूज करें। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है टू गिव स्ट्रेस ओवर अ नाउन और अ प्रोनाउन। टू गिव स्ट्रेस ओवर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, याद करो बचपन के वह दिन कि आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए, मम्मी ने कहा बेटा पापा के आने से पहले आ जाना। 7 बजे तक आपको आना था, आप 8 बजे आए, लेकिन किस्मत आपकी बुलंद थी, शहर की लाइट चली गई। आपने सोचा मैं धीरे से आ जाऊंगा, बोल दूंगा, आधा घंटा हो गया। तो जब आपने ऐसे केस में गेट खटखटाया होगा, खोला होगा, तो उससे आवाज़ बहुत निकली होगी, और फिर ऊपर से आवाज़ आई होगी कौन है, तो आप बोलते हो मैं हूँ। तो आपने खुद पे बल दिया, यानी मैं हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं है या कोई दूसरा आदमी नहीं है। तो आपने क्या बोला, मैं हूँ, तो आपने स्ट्रेस दिया खुद के ऊपर। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, इट इज़ आई, इट इज़ आई। ठीक है, बहुत से लोग इट इज़ मी बोलते हैं, वो गलत है। क्या होगा, इट इज़ आई। ऐसी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज रवि, मतलब हमने फोकस ही कर दिया रवि के ऊपर, इट वॉज रवि, वो रवि ही था, स्ट्रेस दे दिया। हु स्टोल माई वॉलेट, हु स्टोल माई वॉलेट, हु स्टोल माई वॉलेट, वो रवि ही था जिसने मेरा पर्स चुराया। इसका क्या मतलब हुआ कि सारी जो शिनाख्त है वो रवि के ऊपर होना है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो रवि पर करी जाए पहले, क्योंकि हमने उस पर स्ट्रेस दे दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इट का यूज समझ में आ गया होगा।
चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। देखिए इधर, अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़ रहे हों, अगर दो सब्जेक्ट्स विद, टुगेदर विद, अलोंग विद या एज वेल एज से जुड़ रहे हों, तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही, वर्ब एंड प्रोनाउन पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, वी यूज वर्ब एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़ रहे हों, ये ऊपर लिखे हैं, तो वर्ब और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, विद द फर्स्ट, टू द फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। ठीक है, वर्ब भी मैं साथ ही साथ बता दे रहा हूं, सिंटैक्स में दोबारा पढ़ेंगे। जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहां पर ये दोबारा पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो अभी हम प्रोनाउन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए एग्जाम्पल, देखिए इधर देखिए, रिया एज वेल एज हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हों, तो देखिए दो सब्जेक्ट्स जुड़ गए, तो हम वर्ब और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? वर्ब और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिया एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो रिया एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। तो इज किसके अकॉर्डिंग आया? रिया के अकॉर्डिंग। इज किसके अकॉर्डिंग आया? रिया के अकॉर्डिंग। और सेम हर किसके अकॉर्डिंग आया? रिया के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? तो फिर से ध्यान दीजिए कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनसे अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, जैसे पहला ये रिया जुड़ रहा है और दूसरा ये चिल्ड्रन, तो इनसे जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी और वर्ब आएगी और प्रोनाउन आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। इधर देखिए, अगर आइदर और से, नाइदर नॉर से और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं, पहले था एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बहुत सारी हैं, सिंटेक्स में दोबारा पढ़ेंगे, बट भी आ जाएगा, बिसाइड्स भी आ जाएगा, रादर देन भी आ जाएगा, गाइडेड बाय भी आ जाएगा, लेड बाय भी आ जाएगा, कंट्रोल्ड बाय भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोनाउन में जो स्पॉटिंग एरर्स आती है वो इन चार पर ही आती है। ठीक है, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी यूज वर्ब एंड प्रोनाउन, we use verb and pronoun according to the second subject, according to the second subject। ठीक है, अगर इनसे जुड़ रहे होंगे तो सेकंड सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे और उनसे जुड़ रहे होंगे तो
फर्स्ट सब्जेक्ट पर करेंगे। तो जैसे इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, नाइदर द प्रिंसिपल, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। ठीक है, तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, तो नाइदर से पहला सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है प्रिंसिपल, और नॉर से दूसरा सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है टीचर्स। तो अब फोकस किस पे रहेगा? टीचर्स पे रहेगा। तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इधर देखिए, अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? टीचर्स था। कैसा था? प्लूरल था। तो इधर देखिए, उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। ठीक है, और प्रोनाउन कैसा आया? प्लूरल आया। अब देखो, पहले वाले में देखो, रिया कैसा था? सिंगुलर थी। तो वर्ब भी कैसी आई थी? सिंगुलर, पहले वाले के अकॉर्डिंग। और प्रोनाउन भी कैसे आया था? सिंगुलर आया था। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 14 देखते हैं। देखिए, इधर देखिए, अगर वन पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है, अगर वन पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो हम हिज का प्रयोग करेंगे या हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहीं वन अगर इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, इम्पर्सनल का मतलब है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर इंडिकेशन ना जाए, सबके लिए हो जाए। जैसे देश से प्यार करना मेरा अकेले का कर्तव्य नहीं है, आप सभी का भी है। जिम्मेदारियों का निर्वाह करना अकेले मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो ऐसे केस में वन जो है वो सबके लिए यूज होगा, यानी एवरी इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, तो ऐसे केस में वन वन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इधर देखिए, अगर वन पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, तो वन फॉलोज हिज और हर। ठीक है, वैसे इंग्लिश में हिज ही चलता है, वही डोमिनेंट है। अगर वन इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है? इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह। किताबों में ये ऐसे मिलेगा, मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में यूज हो तो हम वन के साथ वन को फॉलो कराते हैं, या वन वन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वन फॉलोज वंस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे वन ऑफ देम हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ठीक है, तो वन ने किसको फॉलो किया? हिज को। ठीक है, तो उनमें से एक, तो यहां वन की जो यूज है वो एक काउंटिंग की तरह है। एक आ रहा है ना, एक आ रहा है ना, तो किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, यानी पर्सनल हो गया। कैसा हो गया? पर्सनल। पर्सनली किसी एक की बात कर रहा है, उनमें से एक जो भी था उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। अब इधर देखिए, इम्पर्सनल में वन मस्ट लव वंस कंट्री, वन मस्ट लव वंस कंट्री। तो वन ने किसको फॉलो किया? वंस को फॉलो किया। वन ने किसको फॉलो किया? वंस को फॉलो किया। ऐसे ही वन शुड डू वंस ड्यूटीज। तो वन ने किसको फॉलो किया? वंस को। तो यहां पर वन कैसा है? इम्पर्सनल। ठीक है,
और यहां पर वन कैसा है, पर्सनल। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। इधर देखिए, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इसमें यूज होगा आइदर और एनीवन, ठीक है। आइदर का यूज होगा फॉर 2 पर्सन्स, जहां पर भी दो लोगों की बात होगी वहां आइदर लगेगा, जहां पर भी दो लोगों की बात होगी वहां आइदर लगेगा। और एनीवन फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है, जहां एनीवन की बात होगी वहां 2 से ज्यादा लोग होंगे। अब जैसे इधर देखिए, मैंने लिखा एनी वन ऑफ माई 2 स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ माई 2 स्टूडेंट्स may come to meet me in the evening, may come to meet me in the evening, may come to meet me in the evening। अब ये बताइए यहां पर संख्या कितनी है, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं यहां पर, 2 हैं। कितने हैं, 2। और 2 लोगों के लिए क्या यूज होगा, आइदर का। हमने किसका यूज कर दिया, एनीवन का। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आइदर ऑफ माय 2 स्टूडेंट्स में कम टू मीट मी इन द इवनिंग, ठीक है। इसी में इधर देखिए, इसी में भाई ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव भी होगा, फॉर नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें एक आएगा नाइदर और एक आएगा नन। नाइदर फॉर 2 पर्सन्स, नन फॉर मोर देन 2 पर्सन्स। आ रही बात समझ में? अब इधर देखिए, जैसे नन ऑफ हिज 2 सन्स इज श्योर टू पास। अब इसमें पर्सन्स कितनी है, 2। हमने यूज किसका कर दिया, नन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स इज श्योर टू पास, ठीक है। तो हम नन की जगह किसका यूज करेंगे, इधर देखिए, नाइदर का, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए रूल नंबर 16 देखते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर किसी सेंटेंस में, इधर देखो, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हों, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हों, तो जो उनका सीक्वेंस होता है वो क्या होगा, 2 3 1, ठीक है। 2 3 1, 2 का मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, 3 का मतलब थर्ड पर्सन पहले आएगा, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आएगा। अच्छा एक और भी बात समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में भी आप गड़बड़ करती हैं। जब आप फर्स्ट लिखते हो तो इसके ऊपर एस टी लगा देते हो, ये लिखना गलत होता है, ठीक है।
जब हम मैथमेटिक्स के नंबर यूज करते हैं तब उसके ऊपर एस टी लगता है। ऐसे कहीं भी कुछ भी लगा देने का मतलब, ये अपने आप में एस टी लिए हुए है। अब इसका मतलब ही फर्स्ट है, FIRST। अब ऊपर से आपने एस टी और लगाया, इसमें फिर से एस टी लगाओ। क्या वर्ड है ये? फर्स्ट। तो ऐसे कुछ नहीं करना है। अगर आप सेकंड लिखेंगे इस तरीके से, इधर देखो, नंबर लिखेंगे तो लगाओगे ND, ठीक है। 3 लिखोगे तो आप लगाओगे RD। अदरवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही सही है। ये नहीं कि यहाँ पे RD फिर से लगाओ, यहाँ पर ND फिर से लगाओ, यहाँ पर ST फिर से लगाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस 2 3 1 होगा, लेकिन उसमें कुछ शर्त तो होगी कि क्यों होगा। 1 2 3 कर लो। तो यहां पर या तो कोई क्रेडिट वाला काम होगा। कैसा होगा? क्रेडिट। जैसे कई सारे लोगों ने मिलकर कोई काम किया। यह हिंदुस्तानी समाज है जिसमें हम खुद को आगे रखते हैं। अगर मैं नहीं होता तो तू कर नहीं पाता, मैं नहीं होता तो यह हो नहीं पाता, मेरी वजह से यह हुआ। और कोई गुनाह हो जाए तो मैं तो था नहीं, दूर से खड़े होकर देख रहा था। तो अंग्रेजों में संस्कार है, अगर हमने मिलकर कोई काम किया है तो सबसे पहले तुमने किया है, फिर उसने किया है, फिर मैंने किया है। तो इंग्लिश में ये संस्कार चलते हैं जिन्हें हम मॉरल्स कहते हैं। अगर हमने नॉर्मल काम किया है और क्रेडिट वाला काम किया है तो हम खुद को पीछे रखेंगे, हम खुद को पीछे रखेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू, ही, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। हमने बोला ना, नॉर्मल काम हो या क्रेडिट वाला काम हो, हमें पीछे लेना है, तो हम पीछे रह लिए। अब ये तो 3 थे, तब क्या हो जब ये 2 ही हो? कोई से भी 2 हो सकते हैं। तो इधर देखिए, सीरीज देख लीजिए। तो यू एंड ही, यू एंड आई, और ही एंड आई। इसके अलावा कोई सीरीज नहीं बन सकती, चारों लिख दी, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें पोजेशन भी बताऊंगा, तो इसलिए मैं अभी रोक देता हूं, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूं, फिर मैं देख लूंगा। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। यू एंड आई हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। और ही एंड आई हैव, अब हैव इसलिए आया, इधर देखो 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो वो प्लूरल हो गए। नंबर कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। हैव कंप्लीटेड डैश वर्क। तो अब इनका पोजेशन भी समझ लो, इधर देखो, जिसमें भी आई है, जिनमें भी, ऊपर वाले में भी है, आप अगर यही वाली सेंटेंस को ऊपर लिख देंगे तो आई वहां पर, जिसमें भी आपको आई मिले वहां सीधे अवर आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया पॉसेसिव केस। और जिसमें आई ना मिले वहां पर भी अवर लगा दो, वहां पर भी क्या लगा दो? अवर लगा दो, सब में अवर ही लगा दो। लेकिन जिसमें आई ना मिले उसके पहले वाले का वाई और जोड़ दो, ठीक है, याद रहेगा। जिसमें आई मिले उसके हिसाब से, क्योंकि ये प्लूरल है ना, तो इसके हिसाब से तो आएगा नहीं, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो अवर ही आएगा। और जिसमें यहाँ आई एब्सेंट है तो इसमें क्या आएगा? योर आएगा। अगर फिर भी भूल जाओ क्या आएगा, तो अवर सब में लगा दो, जिसमें आई ना हो वहां वाई लगा दो, जहां आई नहीं वाई, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसी में आगे देखते हैं। अब ये तो था हमने क्रेडिट वाले काम किए। अब मान के चलो हमने कोई क्राइम कर लिया, सिन कर लिया, ब्लंडर कर लिया, मिस्टेक कर ली, तब क्या होगा? तो तब जो सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 होगा। क्या होगा? 1 2 3। नहीं समझ में आई? अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और उनमें से मतलब उन लोगों ने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, तो सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3। तो इधर देखो, पहले सीक्वेंस क्या था? 2 3 1।
अब सीक्वेंस क्या है 1 2 3, तो देखो पहले क्या था 2 3 1, अब क्या है 1 2 3। तो अब इधर देखो, इधर देखो 2 3 अपनी ही पोजीशन पर है, संस्कार के हिसाब से हमें 1 को आगे पीछे करना है। 2 3 तो अपनी पोजीशन पर है, अच्छे काम किए तो हम पीछे, बुरे काम किए तो हम आगे, ठीक है। तो जैसे आई यू एंड ही वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस। अब मर्डर केस में हम इन्वॉल्व थे तो हमने खुद को पहले रखा, पहले मैं इन्वॉल्व था, फिर तुम इन्वॉल्व थे, फिर वह इन्वॉल्व था, ठीक है। तो एक बार मैं इस वाले रूल को दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हों और उन्होंने कोई क्रेडिटेबल काम किया हो या उन्होंने कोई नॉर्मल काम किया हो तो हम फर्स्ट पर्सन की पोजीशन लास्ट में रखते हैं। तो सीक्वेंस होता है 2 3 1। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के यूज हो रहे हों और उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो, कोई सिन, मिस्टेक, ब्लंडर। अच्छा एक और भी बात, बहुत से लोग ब्लंडर मिस्टेक बोल देते हैं, ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर होता है, ठीक है। किया हो तो हम अपनी पोजीशन पहले रखेंगे, तो सीक्वेंस होगा 1 2 3। तो 1 2 3 है। अब ये तो 3 थे, अब इनमें से कोई 2 हो सकते हैं, तो सीरीज क्या बनेगी आई एंड ही, सॉरी ये यू होगा भाई सच, ठीक है, यहां ठीक कर लीजिएगा। तो आई एंड यू, आई एंड ही और यू एंड ही, ठीक है, वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस, ठीक है। इधर चेक कर लीजिएगा, मैं गलती से ही लिख गया था तो यहां पर यू कर लीजिएगा, ठीक है। आई यू एंड ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ठीक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे के रूल्स करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।